हेलो स्टूडेंट। सो हमारा यूनिट 3 चल रहा है और यूनिट 3 में हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइडियल गैस में भी हम लोग सेकेंड पार्ट जो है आइडियल गैस का, वो आइडियल जो गैस का जो वेरियस प्रोसेस होता है उसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने आइसोकोरिक जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो, एंड आइसोबारिक जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, इन दोनों चीज़ों को हम देख लिए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस है वो हमारा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा जो टेम्परेचर होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है। क्लियर है? टेम्परेचर जो हमारा जो होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो टेम्परेचर होता है जब वो कांस्टेंट होता है, तो जब फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, पीबी इक्वल टू आरटी होता है। या इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखें तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि R जो होता है वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है। क्लियर है? क्योंकि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तब वो R आता है। क्लियर है? तो अगर हम एक प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखें तो PB इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू T लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते थे तो हमारा यहाँ पे क्या मिलता था, RT आता था। और यहाँ पे R ऑलरेडी कांस्टेंट है और T यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इक्वल टू TC लिख सकता हूँ। यानी कि फॉर द आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस PB इक्वल टू कांस्टेंट होगा। या इसको अगर हम एक प्रोसेस के फॉर्म में लिखें, अगर 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका PB डायग्राम देखें तो PB डायग्राम हमें किस तरीके से फॉर्म मिलेगा, एक पैराबोलिक फॉर्म मिलेगा। क्लियर है? और वही अगर हम एक इस TS डायग्राम देखें तो क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होने वाला है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का हमारा लाइन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन। तो ये हमारा हो गया PB जो कि पैराबोलिक होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन हो जाएगा फॉर TS डायग्राम। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, हीट ट्रांसफ़र, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन देखते हैं। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dW इक्वल टू PdV होता है। और अगर हम इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वर्क आएगा, तो वर्क के लिए अब यहाँ पे देखिए P और V है, तो हमें इंटीग्रेशन लाने के लिए या तो हम यहाँ पे क्योंकि dB है तो कहीं ना कहीं P को V के फॉर्म में लाना होगा। तो अब यहाँ से इक्वेशन देखिए, PB इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अपॉन V लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से अगर PB इक्वल टू कांस्टेंट तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन V लिख सकते हैं। तो उसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे C अपॉन V रख दिया P के जगह पे। क्लियर है? इंटू dV। अब C क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के वो बाहर आ जाएगा, तो हमारा रियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dV अपॉन V। और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln मिलेगा, ln ऑफ V। और अगर हम इसका लिमिट रखेंगे तो ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा। यानी कि W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C ln ऑफ V2 अपॉन V1। अब ये C एक्चुअली क्या है, P1 V1 है, P2 V2 है, इक्वल टू C है। और इसको अगर और फर्दर लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि RT है। क्लियर है? PB इक्वल टू क्या होता है, RT। तो अगर P1 V1 है तो RT1, P2 V2 है तो RT2। लेकिन यहाँ पे T1 T2 कॉन्स्टेंट है, तो हम चाहे तो केवल एक T के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि केवल एक T के फॉर्म में, या T1 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हमें C के जगह पे इस वैल्यू को पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू C के जगह हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं P1 V1, तो P1 V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये PB इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, या यहाँ से देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो P2 V2 P1 अपॉन P2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। क्लियर है? तो अगर हम चाहें तो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं P1 V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1, और P1 V1 इंटू ln ऑफ P1 अपॉन P2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से।
क्लियर है। और अगर हम चाहें तो टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो RT ln ऑफ V2 अपॉन V1 और RT ln ऑफ P1 अपॉन P2। क्लियर है। तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू P की जगह पे हमने C वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया, यानी C अपॉन V। C क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा C ln ऑफ V2 अपॉन V1, और C के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे P1 V1 या P2 V2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि वो P1 अपॉन P2 के बराबर होगा। तो या तो हम P1 P2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या V2 V1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो P1 V1 इक्वल टू RT ln ऑफ V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा। तो देखिए डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, CB इंटू dt, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है T का, और इंथैल्पी भी हमारा किसका फंक्शन है, T का। यानी कि अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ T, और क्योंकि T कांस्टेंट रहने वाला है तो कोई चेंज तो होगा नहीं dt। तो इस केस में हमारा जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में, इंथैल्पी एज वेल एज इंटरनल एनर्जी हमारा जीरो होता है। अब चेंज इन इंथैल्पी मतलब डेल्टा H इक्वल टू CP dt होता है। CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी एज वेल एज इंथैल्पी इन दोनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है डेल्टा U इंटू W होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा U है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो होता है मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक्चुअली वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होता है, और वर्क ट्रांसफ़र ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। क्लियर है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफ़र। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि इंटरनल इंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। तो इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S इक्वल टू DQ अपॉन T लिख सकते हैं। अब T क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो गया 1 अपॉन T इंटीग्रेशन ऑफ DQ, और DQ एक्चुअली किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो जीरो होता है हमारा इस केस में। तो अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो DQ किसके बराबर हो जाएगा, dW के बराबर हो जाएगा। अब dW की वैल्यू एक्चुअली अगर हम इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो हमारा क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है RT1। और अगर हम m मास के लिए लिखें तो ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे m भी लिख सकते हैं कि m मास के लिए हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा mRT1 हो जाएगा। तो इसी इंटीग्रेशन 1 से 2 जो dW है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि इसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन T। तो जब यहाँ से T कट जाएगा तो अल्टीमेटली जो हमारा चेंज इन इंट्रोपी होने वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, MR ln ऑफ V2 अपॉन V1, या V2 अपॉन V1 को हम P1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2। तो ये हमारा हो गया क्या, चेंज इन इंट्रोपी हो गया। क्लियर है। तो एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है मतलब हमें PB इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है RT, और RT क्योंकि T कांस्टेंट है R भी कांस्टेंट है तो इक्वल टू मतलब PB इक्वल टू C, या इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट और इक्वल टू RT के बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ से वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग देखें देन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वो दोनों जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे कोई चेंज टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है, और इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी दोनों टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो क्योंकि उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा तो इंटरनल और इंथैल्पी दोनों इस केस में जीरो हो जाएंगे। और हीट ट्रांसफ़र क्योंकि यहाँ पे देन अगेन हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जीरो हो गया, तो यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो एक्चुअली वर्क ट्रांसफ़र के बराबर होगा। और यहाँ पे हमने चेंज इन इंट्रोपी भी देख लिया है, जो कितना हो जाएगा MR ln ऑफ V2 अपॉन V1 और V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
चलिए, सो नेक्स्ट प्रोसेस अब हम लोग देखते हैं फोर्थ, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, या इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है कि जो इंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। कभी भी जहाँ पे लिखा होगा कि आइडियाबैटिक प्रोसेस, क्लियर है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होने वाला है वो जीरो होने वाला है। हीट ट्रांसफ़र कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है। अब प्लस अगर रिवर्सिबल लिख दिया तो रिवर्सिबल लिख दिया मतलब कि वहाँ पे हमारा क्या होने वाला है कि हीट ट्रांसफ़र तो जीरो होगा ही होगा, साथ में रिवर्सिबल है तो वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रिक्शन लॉस या किसी भी टाइप का लॉस नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो आइडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे तभी वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। अगर केवल आइडियाबैटिक प्रोसेस लिखा होगा तो वो हो सकता है कि हीट ट्रांसफ़र उसको हम इंसुलेट कर दें जीरो हो, लेकिन इंटरनल फ्रिक्शन के कारण उसमें इन फ्रिक्शन आ सकता है। इंटरनल मतलब कि वर्क के कारण फ्रिक्शन आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आइडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफ़र जीरो, रिवर्सिबल आइडिया और आइडियाबैटिक दो हो सकता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक है तो इसका मतलब वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जहाँ पे हमारा इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर यही इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक होगा तो वो केस में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में लॉस होगा। क्लियर है? तो देखिए, ये क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे नो हीट इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे हीट का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, नो हीट इंटरेक्शन। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हमारा Q जो है वो क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जीरो होने वाला है। और रिवर्सिबल अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बट अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व रहेगा तो उस पर्टिकुलर अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और हीट ट्रांसफ़र भी जीरो हो रहा है तो फिर वो उस केस में वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक हो जाएगा। उस केस में वो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये चीज़ याद रखना है। क्लियर है? मतलब आइडियाबैटिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। तो जब रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे, और अगर इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक है तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा। इतना बस याद रखना है। अगर हम इसका पीवी डायग्राम देखें तो पीवी डायग्राम में हमें क्या मिलेगा, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कॉमन। ये जो गामा होता है एक्चुअली इसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक इंडेक्स। आइसेंट्रोपिक इंडेक्स यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू होती है गामा की 1.4 होती है। और ये गामा जो होता है वो एक्चुअली रेशियो होता है CP/CV। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एंड CV क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो गामा किसके बराबर होता है, CP/CV, जिसकी वैल्यू होती है 1.4, और इसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक इंडेक्स। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलता है P और V के बीच में रिलेशन, इस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए, अगर PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो हमको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से हम P2/P1 V1/V2 का पावर गामा लिख सकते हैं। यहाँ पे बस हम लोग क्या किए हैं कि बस एक्सचेंज किए हैं। अब देखिए, अब अगर हम आइडियल गैस का इक्वेशन लिखें तो हमारा पीवी का पावर T इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है। यहाँ पे RT होता है तो मैंने T इधर ले लिया है, इधर R केवल बचा तो इसको हम कॉन्स्टेंट C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं P1 V1 का अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 का पावर अपॉन T2। अब अगर हमें केवल, अब हमारा एक्चुअली पर्पज़ ये है कि हमने P1 V1 के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। अब क्या T1 T2 और P1 के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो T1/T2 और बाकी सबको एक साइड लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि T2/T1। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा P2/P1 इंटू V2/V1। अब मान लीजिए हमें प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन निकलना है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको रहने देंगे। ये जो V2/V1 है, V2/V1 है, उसको हम P1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर आप यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करेगा मैथमेटिक्स, अब हमें
P1 P2 को ऐसे ही रहने देना है, बस V1 V2 और P1 P2 के बीच में रिलेशन है, तो वॉल्यूम को प्रेशर में हम लोग लेके कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए T1/T2 इक्वल टू P2/P1 एज इट इज़ रहने दिए, और जब V2/V1 को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये V2/V1 है, तो हमें क्या चाहिए, और यहाँ पे हमारा तो ये गामा इधर आ जाएगा, तो 1/गामा हो जाएगा, और ये V1/V2, और इसी को फिर अगर वो क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, P1/P2 का पावर 1/गामा हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T1 T2 के बीच में रिलेशन हमें कुछ ऐसे मिलेगा कि P2/P1 का पावर गामा माइनस 1/गामा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, T1 T2 और प्रेशर के बीच में रिलेशन। क्लियर है। अब अगर हमें मान लीजिए कि ये कैलकुलेट करना होगा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये तो T2/T1 यहाँ से हमें क्या मिला है, P2/P1 इंटू V2/V1। अब वॉल्यूम में हमें चाहिए तो इसको रहने देंगे, और P2/P1 जो है उसके जगह में ये वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम पुट करिए तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V1/V2 का पावर गामा माइनस 1। तो अल्टीमेटली हमारा रिलेशन क्या मिल जाएगा, जो टेम्परेचर का, तो T2/T1 इक्वल टू प्रेशर के फॉर्म में P2/P1 का पावर गामा माइनस 1/गामा, और वॉल्यूम के फॉर्म में V1/V2 का पावर 1 माइनस गामा। तो आइदर आप ये इक्वेशन को याद रख सकते हैं कि ये रिलेशन है, या अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से भी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये एक रिलेशन है जिसको कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इक्वेशन आएगा तो मान लीजिए किसी में कन्वर्ट करना होगा या टेम्परेचर निकालना होगा, तो उस समय ये इक्वेशन काम आता है। तो आइदर आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, या फिर अगर आप 2-3 बार इसका प्रोसेस में देख लीजिए कि हमें कैसे करना है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा, और आइडियल गैस इक्वेशन से T2/T1 का प्रेशर इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में ये आएगा, और बस यहाँ से वैल्यू को पुट करते जाना है, तो ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका वर्क ट्रांसफ़र क्या होने वाला है। तो देखिए वर्क ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर हम फर्स्ट लॉ से देखें तो dQ इक्वल टू du प्लस dw होता है ये। अब क्योंकि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफ़र तो जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस dw। तो यहाँ से जो dw है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा यू क्या हो जाता है, mCv dt/T1। अगर हम इसका इंटीग्रेशन साइन लाएंगे हैं, मतलब हम अगर इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे यहीं पे, तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, mCv dt होता है, तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 से 2, तो अल्टीमेटली हमारा क्या मिल जाएगा, mCv dt2 क्योंकि ये प्रोसेस बार बार किए इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो। तो हमें मिलेगा क्या, माइनस mCv T2/T1। और अगर हम माइनस को अंदर लें तो यहाँ पे हमारा अगर रियल में वर्क लिखें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mCv T1/T2। ये माइनस साइन को अगर हम ले लिए तो ये भी हमारा एक वर्क का इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि प्रेशर के फॉर्म में अगर और वॉल्यूम के फॉर्म में अभी तक हमने दिखाया वो वैसा दिखाना होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेरिवेशन किया है कि अब हमें ये CV, तो देखिए हम CV के लिए क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन होता है कि स्पेसिफिक हीट माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में से अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का इनका जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, हम CV से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन से, तो CP/CV माइनस 1 इक्वल टू R/CV, और CP/CV किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है, यानी गामा माइनस 1 इक्वल टू R/CV। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा CV क्या मिल जाएगा, R/गामा माइनस 1 मिल जाएगा। अब अगर हम इस CV को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, M इंटू R गामा माइनस 1 T1 इंटू T2। अब 1/गामा को बाहर ही रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो RP T1 माइनस MR T2, और MR T1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 V1 के बराबर हो जाएगा, और MR T2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के बराबर हो जाएगा। यानी वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1/गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक दूसरा वर्क भी हमारा निकल गया। एक तो ये भी इस फॉर्म में भी टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक प्रेशर के फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ तक हमारा वर्क का हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद कि हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र क्या होने वाला है।
और इंट्रोपी क्या होने वाला है, तो उन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस केस में हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफ़र क्योंकि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो ऑलरेडी Q इक्वल टू इस पर्टिकुलर प्रोसेस में 0 होने वाला है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, mCV T2 माइनस T1 हो जाएगा। और अगर हम इंथैल्पी का बात करें तो हमारा इंथैल्पी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू mCV के जगह Cp आ जाएगा T2 माइनस T1, ये फोर्थ हो गया। और अगर फिफ्थ हम लोग इंट्रोपी का बात करें तो इंट्रोपी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी हमारा जो डेल्टा एस है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एस कांस्टेंट है। तो अगर एस कांस्टेंट है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फोर्थ प्रोसेस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक और प्रोसेस बचा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग जो आइडियल गैस प्रोसेस है उसका जो ये जो लास्ट जो हमारा जो है प्रोसेस फिफ्थ जो है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जितने भी प्रोसेस है उसका एक जनरल अगर हम इसको शो करें तो हम लिख सकते हैं कि Pv का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है, जहाँ पे n जो होता है, जैसे हम लोग क्या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक केस में भी देखे थे कि Pv का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ गामा हमारा क्या होता था, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स होता था। वैसे ही यहाँ पे n जो होता है वो क्या हमारा हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सपांड करें तो P1 V1 का पावर n इक्वल टू P2 V2 का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो कैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है कांस्टेंट एक जनरल इक्वेशन को दिखाता है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारा p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, जहाँ n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ n की इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो Pb इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें Pb पे तो ये हमारा होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है। अब अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो v की इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और v की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि क्योंकि देखिए किसी भी इंटीजर में ये इन्फानाइट हो गया और उसमें किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो v के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसीलिए v इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है आइसेनकोरिक प्रोसेस, जिसको कि हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। ये आइसेनकोरिक प्रोसेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया इस तरीके से। अब अगर मैं n की वैल्यू गामा पुट कर दूं तो Pb का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। और उसका ग्राफ देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, n इक्वल टू गामा जो कि 1.4 के बराबर होता है। क्लियर है, इसलिए इसका स्लोप जो होता है थोड़ा स्टीप होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपेयर में। और अगर n की वैल्यू n पुट कर दें तो उस केस में हमारा वो पर्टिकुलर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि P1 V1 का पावर n इक्वल टू P2 V2 का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P1 V1 में यहाँ से मैं रिलेशन पुट कर सकता हूँ कि P2 अपन P1 इक्वल टू V1 अपन V2 का पावर n सेम है। ये कैसा, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में, बस यहाँ पे गामा के जगह उस पर्टिकुलर प्रोसेस में गामा की जगह n आते जाएगा। वैसे ही अगर आप टेम्परेचर का देखेंगे तो आप पिछले में अगर कंपेयर करेंगे तो वही सेम आया था, P2 अपन P1 का पावर यहाँ गामा माइनस 1 अपन गामा आया था। तो यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये गामा की जगह हम किसे रिप्लेस कर देंगे, n से रिप्लेस कर देंगे। और वॉल्यूम के केस में भी वही, यहाँ पे गामा आया था तो n हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा टेम्परेचर के लिए और प्रेशर में, और टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अब अगर हम इसका वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो ये जो वर्क डन होता है उसमें भी सेम आया हुआ था क्या,
P1 V1 माइनस P2 V2 का पावर गामा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा को रिप्लेस कर देंगे n से रिप्लेस कर देंगे, और MR T1 माइनस T2 n-1। तो मतलब अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P1 V1 माइनस P2 V2 का पावर गामा -1, मतलब कि वहाँ पे जो गामा था उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, n से रिप्लेस कर देंगे। तो P1 V1 माइनस P2 V2 का अपॉन n-1। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क हो जाएगा, वर्क ट्रांसफ़र या वर्क डन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U को हम क्या लिख सकते हैं, mCv T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, और अगर हम W को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, MR T1 माइनस T2 अपॉन n-1। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे CV को मैं क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन गामा -1 लिख सकते हैं। ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो पिछले लेक्चर मतलब इसके पिछले वाले प्रोसेस में हमने CV को इस फॉर्म में लाया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो देखिए यहाँ पे और एक बार देख लीजिए, ये छोटे से ब्रैकेट में CP माइनस CV इक्वल टू R हमने बताया था ये होता है। अब आप CV से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन CV माइनस 1 इक्वल टू R, और ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा -1 इक्वल टू R अपॉन CV। तो यहाँ से CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन गामा -1 हो जाएगा। तो वही CV की वैल्यू को हमने R गामा -1 पुट कर दिया है, T2 माइनस T1 माइनस R n-1 T2 माइनस T1। अब यहाँ से देखिए क्या इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा, MR T2 माइनस T1 कॉमन आ गया, तो हमारा बच्चा क्या 1 अपॉन गामा -1 माइनस 1 अपॉन n-1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी को बस सॉल्व कर देंगे ये फ्रैक्शन को, तो हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा MR T2 माइनस T1 इक्वल टू n-R गामा -1 इंटू n-1। यहाँ तक क्लियर है, आ जाएगा। अब देखिए R अपॉन गामा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से गामा को मैं यहाँ लाऊं और R के अपॉन में लिख दूं तो हम ये लिख सकते हैं MR, ये गामा को ले लिया तो R अपॉन गामा -1 इंटू T2 माइनस T1 n माइनस गामा अपॉन यहाँ बचा केवल n-1। अब हम R अपॉन कैपिटल R अपॉन गामा -1 को क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, mCv T2 माइनस T1 इंटू n माइनस गामा अपॉन n-1। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो हीट ट्रांसफ़र mCv इतना के बराबर हो जाएगा, और वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। या टेम्परेचर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P1 V1 को हम MR T1 लिख सकते हैं, P2 V2 को MR T2 लिख सकते हैं अपॉन n-1। तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन जो है आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए याद रखिए। बाकी इंटरनल एनर्जी का वही होगा, इंथैल्पी का भी वही होगा, और इंट्रॉपी का जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें उसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि क्या इंट्रॉपी का होने वाला है। वैसे इंट्रॉपी का इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जनरली आएगा नहीं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो उस समय हम लोग उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आइडियल गैस प्रोसेस का जो अलग अलग 5 प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।